नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो कंटिन्यू करें अपने ई कॉमर्स की लेक्चर को और देखते हैं आज क्या है हमें सीखने के लिए। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 13 तक पढ़ लिया था। अब शुरू करते हैं आगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल कैश। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है यार, डिजिटल कैश वो कैश जो डिजिटल फॉर्म में है। तो एक बात बताओ, अगर आपके पास कैश है, आपके वॉलेट में पैसे हैं, आपकी जेब में पैसे हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपए का नोट है, ठीक है। तो वो 100 रुपए का नोट, आपको पता है कि यार इस 100 रुपए में मैं क्या क्या चीज़ें खरीद सकता हूँ। कोई सामने वाला ये तो नहीं आके कह सकता ना कि नहीं नहीं, तू नोट तो 100 रुपए का दे रहा है, लेकिन मैं इसको मानूंगा 90 रुपए ही। अगर कोई ऐसा कहेगा तो आप क्या करोगे उसका? आप उसको बोलोगे भाई तू पागल हो गया है, 100 रुपए का नोट दे रहा हो तो 100 रुपए ही तो है, मतलब उसकी वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी ना। सेम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि डिजिटली तो रहेगा, फिजिकल फॉर्म में नोट नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आपके पास जो कैश है डिजिटल फॉर्म में। अब जैसे कि अकाउंट में जो पैसे आपको बैलेंस दिखते हैं नंबर्स में, वो क्या है? डिजिटली तो दिखता है ना। बस आपके अकाउंट में अगर कोई पैसा भी देता है तो बस एक मैसेज आ जाता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, जो भी है। तो आप खुश हो जाते हो और अपना बैलेंस चेक कर लेते हो, हाँ यार इतना नंबर दिख रहा है। तो आजकल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, बैंक से पैसे ट्रांसफर हो जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है? एक डिजिट का सारा खेल हो रहा है कि इतना डिजिट दिख रहा है तो पैसा है, ये नहीं है तो पैसा नहीं है। हुँ? तो वही चीज़ है कि जो डिजिट आपके अकाउंट में दिखता है, आप उसको मान के चलते हो कि अगर 100 रुपए मेरे अकाउंट में है और 100 रुपए मेरी जेब में है, तो जो जेब में 100 रुपए है फिजिकल फॉर्म में, जो पेपर फॉर्म में जो नोट है, उसकी वैल्यू, और जो अकाउंट में जो 100 रुपए दिख रहा है बैलेंस, उसकी वैल्यू दोनों सेम है ना? तो डिजिटल कैश की प्रॉपर्टी क्या होगी? विशेषता क्या होगी? अब वही चीज़ है ना जो हम फिजिकल नोट में देखते हैं। तो देखो क्या है, मस्ट हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, मतलब कि भाई उसको हम कैश की तरह यूज करें, उसकी वैल्यू है। तो देखो, इट मस्ट बी बैक बाय कैश करेंसी, बैंक ऑथराइज क्रेडिट और बैंक सर्टिफाइड एज अ कैशियर्स चेक। उसको बैंक वैलिड करता है। डिजिटल कैश का मतलब कि जो पैसे आपको दिख रहे हैं नंबर्स में, डिजिट में, इलेक्ट्रॉनिकली दिख रहा है, उसको बैंक ने वेरीफाई किया हुआ है। आप जब चाहो, जो आपके अकाउंट में जो बैलेंस दिखता है, आप उसको पैसे निकाल सकते हो, नोट में कन्वर्ट कर सकते हो, एटीएम पे जाओ कैश विड्रॉ कर लो। तो वो जो डिजिट है उसको बैक किया है ना, सपोर्ट किया है बैंक ने, ठीक है। मस्ट बी इंटरऑपरेबल और एक्सचेंजेबल, मतलब इसको एक्सचेंज किया जा सकता है। भाई एक बात बताओ, वो पैसा ही किस बात का जिसको एक्सचेंज ना कर पाए? भाई मेरे पास पैसे हैं, मुझे चाहिए सामान, जाएंगे दुकान पे, पैसा एक्सचेंज कर देंगे, अपना पैसा उसे देंगे, सामान उससे ले लेंगे, तो एक्सचेंज ही तो हो रहा है। जब नोट नहीं हुआ करते थे, जब करेंसी नहीं हुआ करती थी, तो भी तो ट्रेड करते थे, तो भी तो खरीदारी और बिकवाली होती थी, खरीदना बेचना तब भी होता था। उस टाइम होता था बार्टर सिस्टम, कि भाई तेरे पास अगर गेहूं है, मेरे पास चावल है, तुझे चावल चाहिए चावल ले, मुझे गेहूं चाहिए तू गेहूं दे दे। दोनों ने आपस में सामान सामान में ट्रेडिंग कर लिया, एक दूसरे की जरूरत पूरी हो गई। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास नोट है, हमारे पास करेंसी है, हमारे पास कैश है, वो लेके जाएंगे किसी दुकान में और कन्वर्ट करा लेंगे, एक्सचेंज करवा लेंगे वही सारी चीज़ें। कि कोई भी गुड्स चाहिए, सर्विसेज हमें चाहिए, तो उस नोट के बदले, उस करेंसी के बदले ले सकते हैं। मस्ट बी स्टोरेबल एंड रिट्रेबल, भाई इसको स्टोर किया जा सकता है और समय आने पे इसको रिट्राइव किया जा सकता है। हम जो भी पढ़ते हैं, हम जो भी सीखते हैं, हमारे दिमाग में रहता है। कोई स्किल हम डेवलप कर लेते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं, स्टोर है, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ने पे रिट्राइव कर लेते हैं, मतलब उसको निकालते हैं। अब जैसे आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी सीख रहे हो, वो किस चीज़ के लिए? कि भाई कोई पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा, रिट्राइवेबल होगा। अब ऐसा क्या पढ़ना कि भाई पढ़ तो लिया लेकिन पूछना मत मेरे से कुछ भी, पढ़ तो लिया लेकिन एग्जाम मत लो यार मेरे से कुछ भी, है ना। तो रिट्राइव नहीं कर पा रहे जब उसकी ज़रूरत पड़ रही है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, जो आस पड़ोस के दोस्तों से सीखते हैं या फिर कहीं भी सोसाइटी से सीखते हैं, हम उसको फॉलो ही नहीं करते। या फॉलो करने की बारी आती है, या वो उसका एक्सप्लेन करने की बारी आती है, अपनी नॉलेज को दिखाने की बारी आती है, तो हम हमारा जो दिमाग है वो रिट्राइव नहीं कर पाता, निकाल नहीं पाता उस स्टोरेज से उस इंफॉर्मेशन को। तो इसलिए हम बोलते हैं यार कमज़ोर हो गए, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या दिमाग नहीं चलता है, इस टाइप से। लेकिन
अगर कोई पैसा है आपके पास, वो अगर कहीं पे रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, अगर वो ज़रूरत आने पे नहीं निकला, तो आप उस पैसे का क्या फ़ायदा? क्या करोगे? वैसे सेम चीज़ नॉलेज में भी होती है, उस नॉलेज का क्या फ़ायदा कि जब ज़रूरत पड़ने पे काम ही ना आए, है ना? तो वही देखो कि ये जो कैश कुड बी स्टोर्ड ऑन अ रिमोट कंप्यूटर्स मेमोरी, कैश को स्टोर किया जा सकता है डिजिट्स में, कहाँ पे? कंप्यूटर की मेमोरी में, स्मार्ट कार्ड में, है ना? और उसको ईज़िली ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसफ़र किया जा सकता है। रिमोट स्टोरेज भाई, एक बात बताओ, आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ करते हो, आपको पता है ना कि मेरे वॉलेट में वो पैसा है? कहीं भी ईज़िली जा रहे हो उसको लेके, कहीं भी ईज़िली इस्तेमाल कर रहे हो और आपको पूरा भरोसा है कि ये जो स्टोर में है, जिस कंप्यूटर फ़ाइल में या जिस सर्वर पे ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, वो काम करेगी। क्यूआर कोड पे स्कैन करूँगा तो पैसा निकलेगा उससे, है ना? तो जितना भरोसा हम इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे कर लेते हैं ना, उतना ही भरोसा अगर अपने स्किल पे कर लेंगे, अपनी नॉलेज पे कर लेंगे, अपने आप पे कर लेंगे, तो बात ही कुछ और है। हम सब पे भरोसा करते हैं, अपने आप को छोड़ के और अपनी नॉलेज को छोड़ के, है ना? तो नॉलेज ऐसा लो, कुछ भी काम ऐसा सीखो जो स्टोर किया जा सके जिससे दिमाग में, माइंड में, और रिट्राइव कर पाओ। जैसे हम दूसरी चीज़ों के एक्सपेक्ट करते हैं कि पैसा है तो निकाल लेंगे, अकाउंट में पैसा दिख रहा है तो निकाल लेंगे, समय आने पे इस्तेमाल कर लेंगे, है ना? दूसरों से जो भी चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं, वही सारी चीज़ें अगर हम अपने आप से भी एक्सपेक्ट करें तो मज़े ही मज़े हैं। चलो जी, शुड नॉट बी ईज़ी टू कॉपी और टेम्पर विद व्हाइल इट बीइंग एक्सचेंज, कि भाई जब आप एक्सचेंज कर रहे हो तो इसको ईज़िली कोई फ्रॉड ना कर दे, कॉपी ना कर दे इस ट्रांज़ैक्शन को। एक बात बताओ, जब आप पेमेंट कर रहे होते हो, किसी को ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर रहे होते हो, तो आप बिल्कुल इंश्योर हो जाते हो ना कि इस बंदे का क्यूआर स्कैन किया है तो इसी को पैसा जाएगा। बीच में कोई फ्रॉड नहीं कर देगा, बीच में कोई रास्ता है, कोई ऐसा भाई, एक बात बताओ, जब आप ट्रांसफ़र करते हो किसी को पैसा, तो कोई तो रास्ता है, जिसकी वज़ह से यहाँ से डेबिट हुआ, वहाँ क्रेडिट हुआ। कोई तो मैकेनिज़्म है, कोई तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है, हुँ? कि पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उस सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो ट्रांसफ़र हो रही है चीज़ें, उसके बीच में कोई फ्रॉड नहीं करेगा। ये एन्श्योर करना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। और टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करती है, इसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक सिस्टम है। इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन एक सिस्टम, एक टेक्नीक है, टेक्नोलॉजी है, जिसको यूज करते हुए हम इंश्योर कर लेते हैं कि यार ये चीज़ें बिल्कुल सही बंदे को जा रही है पैसे, या फिर इसमें फ्रॉड नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, आप किसी को व्हाट्सएप करते हो, मैसेज करते हो, व्हाट्सएप ने ये बोला है, इवन आप पढ़ना किसी को फर्स्ट टाइम मैसेज करोगे तो ऊपर 3-4 लाइनें लिखी आती कि व्हाट्सएप यूजिंग एन्क्रिप्शन टेक्निक टू डिक्रिप्ट दिस मैसेज नो वन कैन रीड, इस टाइप से चीज़ें लिखी होती है। मतलब इवन व्हाट्सएप का जो सिस्टम डेवलपर होगा या व्हाट्सएप का ओनर कह लो, वो भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। आपने जिसे मैसेज भेजा है वही पढ़ेगा। तो मशीन लैंग्वेज में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, और डिस्क्रिप्शन, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक ही ऐसी है। उसी का एडवांस वर्जन यूज़ किया जा रहा है ट्रांज़ैक्शन करने में, कि आप किसी को पैसे तक दे पा रहे हो, वहाँ तो चलो बात बता रहे हो किसी को अपने आप, अपनी चीज़ें, ठीक है? चलो वही चीज़ है कि इट शुड नॉट बी ईज़ी टू कॉपी और टेम्पर। इसको कोई ईज़िली टेम्पर ना करे, ईज़िली उसके साथ फ्रॉड ना करे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, डिजिटल कैश इज़ बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर इसमें इन्वॉल्व है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर में 2 की होती है, प्राइवेट की और पब्लिक की। आपके पास प्राइवेट की होगा और पब्लिक की उसके पास होगा जिसको वो सेंडर, जिसको आप मैसेज भेज रहे हो, जिसको आप पैसा भेज रहे हो। ये सब एक टेक्निक है। ये सब एक बिहाइंड द सीन वाली बात है कि आपके पास मोबाइल में जो यूज़र इंटरफ़ेस दिख रहा है ना मोबाइल में, फ़ोन पे या जो भी आप यूज़ करते हो, पेटीएम, ये तो फ्रंट एंड है। किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है ये। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड। इसके बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें डिजिटल सिग्नेचर है, उसमें क्रिप्टोग्राफी है। ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। बस इतना थोड़ा-सा आप इसको 1-2 बार रीड करोगे इस लेक्चर के साथ ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है? अब देखो, परचेज़ ऑफ डिजिटल कैश फ्रॉम एन ऑनलाइन करेंसी सर्वर। डिजिटल कैश कहाँ से खरीदें?
ऑनलाइन करेंसी सर्वर से खरीदना होगा, जिसमें 2 स्टेप है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अकाउंट, इन दिस स्टेप वी आर गिविंग यूनिक डिजिटल नंबर विच आल्सो बिकम अ डिजिटल सिग्नेचर। अभी ई रूपी की बात चल रही है इंडिया में, आई थिंक अप्लाई शुरू भी कर दिया है गवर्नमेंट ने। ई रूपी यही तो है कि आप किसी को कैश में ट्रांसफर कर दोगे, कैश उसके पास चला जाएगा, ई रूपी का होगा ये। ऐसा एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, ये इसी के बेस पे, डिजिटल कैश के बेस पे ही है। एज इट इज अ नंबर नोन ओनली टू द कस्टमर एंड द बैंक, और वो डिजिट नंबर जिससे वो ट्रांसफर होगा वो उस बैंक वाले को ही पता होगा या फिर आपको पता होगा जब आप ट्रांजेक्शन करोगे। इसमें फॉर्जरी मतलब फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे, विच में बी डन पेपर चेक्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। पेपर चेक में थोड़ा सा फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं कि आपने किसी को पेपर, मतलब अभी भी बिजनेस में भाई ये जो फ़ोन पे और ये जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो ना फंड वंड ट्रांसफ़र के लिए, ये अभी भी हम इंडिविजुअल्स के लिए हैं। बिजनेस में अभी भी लोग एनईएफटी चेक इशू कर देते हैं, आरटीजीएस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ चेक में फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। अब जैसे मुझे याद है, मैं पिछले से पिछले साल एक कंपनी में जब काम कर रहा था तो वहाँ एक फ्रॉड हुआ था 5 साल पहले, कि जो बंदा बैंक ले जाता था सारे चेक क्लियर करवाने के लिए, उसने एक चेक में कुछ इस तरीके से मिली भगत कर ली थी किसी बैंकर के साथ मिलके, कि वो चेक इन कैश करा लिया था अपने नाम पे, है ना। तो ऐसे चेक के केसेस में हो कि भाई पेपर में कुछ लिख दिया थोड़ा बहुत, और वैसे तो बैंक में थोड़ा सा भी अगर खटपिट करते हो तो बैंक वाले नहीं मानते, लेकिन जब बैंक वाला ही मिला हो तो वो मान जाता है, ठीक है। तो या फिर फ्रॉड होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। नाउ मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट मनी इन द अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बैक एनी परचेज। भाई यही है, कोई भी आप डिजिटल कैश तभी खरीद पाओगे, डिजिटल कैश में ट्रांजेक्शन तभी कर पाओगे जब पैसा रहेगा अकाउंट में। जब पैसा ही नहीं रहेगा अकाउंट में तो क्या ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। नाउ थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स। मैंने इलेक्ट्रॉनिक चेक पहली बार अपनी कंपनी में देखा। मैं एक यूएस कंपनी के लिए काम करता हूँ, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली चेक इशू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली उसके मेल पे वो चेक चला जाता है। अभी तक तो हम सारे फिजिकल फॉर्म में चेक देखते हैं, बट वहाँ पे जैसे बैंक ऑफ अमेरिका यूज़ करता हूँ मैं, तो बैंक ऑफ अमेरिका से ये सब चीज़ें हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली चेक बन जाते हैं। तो यहाँ भी फ्रॉड होने के कम चांसेस है। द इलेक्ट्रॉनिक चेक आर मोल्डेड ऑन अ पेपर चेक एक्सेप्ट दे आर इनिशिएटेड इलेक्ट्रॉनिकली। ये इलेक्ट्रॉनिकली बनाया जाता है, किया जाता है। दे यूज डिजिटल सिग्नेचर, वो डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं, साइनिंग एंड इंडोजिंग रिक्वायर द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर टू ऑथेंटिकेट द पेयर। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिकली जो चेक दिखेगा सिस्टम पे, उस पर जो साइन होंगे वो डिजिटल सिग्नेचर से साइन होंगे, ठीक है ना, और उस पूरे बैंक की डिटेल होगी। इलेक्ट्रॉनिक चेक इसी को बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चेक के फायदे क्या है, बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक। सम बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक्स आर वेल सुटेड फॉर क्लियरिंग माइक्रो पेमेंट्स, ये छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी, ये बार बार ये क्रिप्टोग्राफी वर्ड आ रहा है, देखो यही वो मैकेनिज्म है। और इसको बोलते हैं हम ई चेक भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक को, ठीक है। मेक्स देम इजियर टू प्रोसेस देन सिस्टम बेस्ड ऑन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। मतलब जिस बंदे की फेवर में जैसे 20 बैंक को बोला है कि ये चेक देना है, तो उस बैंक के पास पब्लिक की है, क्रिप्टोग्राफी से आपने उसको सिक्योर कर लिया। ये सब बैंक की सर्विसेज है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी पेमेंट के लिए यूज होता है। दे कैन सर्व कॉर्पोरेट मार्केट, वो कॉर्पोरेट मार्केट क्या बिजनेस को भी ये सर्विस दे सकते हैं। फॉर्म कैन यूज देम इन मोर कॉस्ट इफेक्टिव। भाई इसमें देखो ना पैसे बच रहे हैं यार, फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ जाने की जरूरत नहीं है, बैंक भी सब पहुंचाने की जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिकली बैंक के सर्वर पे चला जाएगा, है ना। दे क्रिएट फ्लोट एंड द अवेलेबिलिटी फ्लोट इज एन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमर्स। अब ये बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहा है कि भाई किसको कितना पैसा चाहिए, कितना कितनी ट्रांजेक्शन्स कर लो, कितने भी इलेक्ट्रॉनिक चेक्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड, जब भी आप पैसे कमाने लग जाओगे, सैलरी आने लग जाएगी, तो ये बैंक वाले ना आपके पीछे पड़ जाएंगे कि तुम्हारे अकाउंट में तो सैलरी आ रही है, तुम क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। और वो क्यों पीछे पड़ रहे हैं, देखो क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आपको एक लिमिट दे देंगे एक कार्ड में, जैसे एटीएम कार्ड आपने देखा होगा ना, डेबिट कार्ड बोलते हैं उसे। ऐसा ही कार्ड आपके फेवर में इशू कर देंगे बैंक वाले, और उसमें एक लिमिट दे देंगे
20,000 50,000 जो भी आपकी अर्निंग के हिसाब से, और बोलेंगे इसका ना तुम पैसे खर्च करो और हम तुमसे पैसे 45 दिन बाद ले लेंगे, बिल जनरेट करेंगे और दे देना पैसा, आज परचेस कर रहे हो 45 दिन बाद दे देना पैसा। हम्म तो उसमें एक लिमिट है कि आप 50,000 तक सारी चीजें उस कार्ड को यूज करके खरीद सकते हो। पैसे नहीं है फिर भी आप अपना यूज कर लो और 45 दिन बाद पैसे दे देना। अब देखो क्रेडिट कार्ड का मार्केट इतना चल पड़ा है कि हर एक बैंक क्रेडिट कार्ड से आज इतना पैसा कमा रहा है। अब सर पैसा कैसे कमा रहा है? देखो, जब एक हम यंग एज में होते हैं ना, तो एक सेकंड यार, रिकॉर्ड तो हो रहा है, चलो। जब हम बिल्कुल यंग एज में होते हैं ना, और जब क्रेडिट कार्ड मिल जाए 50,000 लाख रुपए की लिमिट का, तो हमें लगता है यार क्या क्या नहीं ले ले, लैपटॉप भी ले लेते हैं। फिर वहीं से सिस्टम शुरू होता है ईएमआई का। को आपको ऑफर दे देता है, अरे क्या तुम 10-15 हज़ार का मोबाइल यूज कर रहे हो, अरे 25,000 का मोबाइल यूज करो, 30,000 का मोबाइल यूज करो और ईएमआई इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं हम। आप फिर वो भी ले लेते हो, लैपटॉप ले लेते हो, या जो भी आपकी फेवरेट चीजें हैं, शॉपिंग कर लेते हो। अब 45 दिन बाद इकट्ठे से तो इतना पैसा आता नहीं। तो आपने अगर मिस मैनेज कर लिया क्रेडिट कार्ड के यूजेस को, तो आप फंस गए। फिर आप उसे पैसा दे नहीं पाओगे। फिर वो आपको ऑफर करेंगे कि ऐसा है तुम्हारे पास पूरे बिल चुकाने के पैसे नहीं है, तो तुम ऐसा करो मिनिमम अमाउंट दे दो। मिनिमम अमाउंट वो 10% लेते हैं, बाकी 90% पे वो आपसे चार्जेस ले लेंगे, एक्सेस यूजेज चार्जेस, पता नहीं जीएसटी और ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट ले लेंगे। फिर वहाँ से एक खेल शुरू हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हो। आपको एक लिमिट दे दी गई है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करो, मेडिकल इमरजेंसी के केस में यूज़ कर लो। हुँ? लेकिन अगर उसका यूज़ करना गलत शुरू कर दिया आपने, तो आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाएंगे, जाके जैसे कि मैं फंस गया था। तो आज मैं क्रेडिट कार्ड फ्री पर्सन हूँ। मुझे दो बैंकों ने 1 लाख और 1.5 लाख की लिमिट का क्रेडिट कार्ड दे दिया था। पापा ने मुझे बहुत समझाया था कि नहीं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं करना है। बट वही है ना, जब आप कुछ नया चीज़ देखते हो, कुछ नई चीज़ मिल जाती है, तो आप पागल हो जाते हो उस चीज़ के लिए। तो फाइनली मैंने लास्ट ईयर सारे जो भी 2-3 कार्ड थे सबको क्लोज करा दिया। तो अच्छी चीज़ है क्रेडिट कार्ड, अगर आप सही से इस्तेमाल करो तो। अदरवाइज मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि क्रेडिट कार्ड ना ही यूज़ करो तो अच्छा है। डेबिट कार्ड वाली लाइफ सही है कि भाई जितने पैसे हैं अकाउंट में उतने पैसे खर्च करेंगे। मतलब वही है, जेब में जितने पैसे उतना ही खाएंगे, नहीं है पैसे तो नहीं खाएंगे, उधार के पैसों पे नहीं खाएंगे। मतलब बेसिकली ये उधार है कि आप उधार लेके शॉपिंग कर रहे हो, आप उधार लेके मोबाइल खरीद रहे हो, आप उधार लेके लैपटॉप खरीद रहे हो। तो क्रेडिट कार्ड को ना अगर मैं बोलूँ सिंपल टर्म्स में, तो ये उधार की जिंदगी है, उधार की जिंदगी। तो मेरा मानना है भाई, उधार अगर लेना भी है तो कुछ ऐसी चीज़ों के लिए लो ना जो आपकी नेसेसिटी बन जाए, ज़रूरत है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी के केस में। ठीक है, तो आप ना एक बार क्रेडिट कार्ड का, ये जो भी मैंने बताया है कि क्रेडिट कार्ड से कैसे कैसे खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड को, देखो ये है ना कि 30 से 40 दिन का ये पैसा देना होता है। आप एक बार रीड कर लेना, कुछ भी अलग नहीं है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो यही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया क्रेडिट कार्ड को एक्सप्लेन करने का। अब देखो हाउ क्रेडिट कार्ड वर्क। देखो क्रेडिट कार्ड कैसे है, क्रेडिट कार्ड सारे गवर्नमेंट एप्लीकेशंस पे करते हैं, ठीक है ना। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, गुड्स और सर्विसेज लेने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो। उस पर एक्सपायरेशन डेट लिखा होता है, कस्टमर की बिलिंग डाटा होता है, उसी पे आईडी होता है, उस पर सीवीवी लिखा होता है। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड भी होता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, जो भी एक डेबिट कार्ड में होता है वैसे ही एटीएम कार्ड में, अगर उसका सीवीवी नंबर दे दिया जो कार्ड के पीछे लिखा होता है, तो बस आपके कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है फिर। तो क्रेडिट कार्ड में क्या क्या फीचर्स हैं, क्रेडिट कार्ड दिखता कैसा है, क्रेडिट कार्ड में क्या लिखा होता है, तो क्रेडिट कार्ड में नंबर लिखा होता है, सीवीवी लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि ये इस दिन तक वैलिड है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो एक उसके पास साथ एक लेटर भी आता है, उस पर लिमिट तक लिखा होता है। ठीक है, उसकी पेमेंट आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाके कर सकते हो, तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ लिखी गई है।
अब सवाल उठता है कि क्रेडिट कार्ड इतना फास्ट काम कौन करता है। देखो, तो क्रेडिट कार्ड का एक सर्वर सर्वर इतना स्ट्रांग है, बैंक वालों ने उसको भी आउटसोर्स कर रखा है। बैंकों का इतना सर्वर इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, कोई शॉपिंग करते में यूज करता है, कोई खाने में यूज करता है, जहाँ वो यूज, तो इसके लिए एक स्पेसिफाइड सर्वर है जो इसकी स्पीड को कम नहीं होने देता। झट से ओटीपी आ जाता है, वन टाइम पासवर्ड आ जाता है कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो। ठीक है, तो मर्चेंट की पेमेंट एप्लीकेशन पे आप पेमेंट करोगे, फिर क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर है जो आपकी सारी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है। तो इस तरीके से ऑथराइजेशन कोड आता है, फटाफट से सारी चीज़ें होके पेमेंट भी हो जाती है। लिमिट के आगे नहीं जा सकते आप। अब है हमारी ये रियल ज़िंदगी, डेबिट कार्ड, जिसे मैं रिकमेंड करता हूँ, डेबिट कार्ड की ज़िंदगी, जिसमें भाई अपने अकाउंट में पैसे पड़े हैं, चाहे वो कम है तो कम में ही जी लेंगे, है ना, कम चीज़ें खा लेंगे। ठीक है, तो डेबिट कार्ड है कि वो पैसा जो आपके अकाउंट में है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सेम ही लगता है दिखने में। डेबिट कार्ड इज ऑल्सो नोन एज चेक कार्ड, डेबिट कार्ड लुक्स लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की तरह लिखता है, उसको हम एटीएम कार्ड भी बोल देते हैं, बट दे ऑपरेट लाइक कैश और पर्सनल चेक, लेकिन वो कैश के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब तो उसकी सारी पेमेंट्स भी होती हैं डेबिट कार्ड से। तो डेबिट कार्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स, वो क्रेडिट कार्ड से डिफरेंट होता है, वाला क्रेडिट कार्ड इज अ पे लेटर, उधार, मतलब अभी यूज कर लो बाद में दे देना। और डेबिट कार्ड है अभी तो भैया पैसे हैं तो यूज करो। ठीक है, व्हेन अ डेबिट कार्ड इज यूज्ड, मनी इज क्विकली डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड चेकिंग और सेविंग अकाउंट। मतलब जैसे आप डेबिट कार्ड यूज करते हो, आपके सेविंग अकाउंट से तुरंत पैसा चला जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में आज यूज करो, बिल जनरेट होगा, 30 से 40 दिन में दे देना पैसा। डेबिट कार्ड आर एक्सेप्टेड एट मैनी लोकेशंस। डेबिट कार्ड हर जगह, लगभग हर जगह यूज होता है, ग्रोसरी स्टोर में, रिटेल स्टोर में, गैस स्टेशन में, पेट्रोल स्टेशन पे, रेस्टोरेंट पे, डेबिट कार्ड कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। एयरटेल का रिचार्ज कराना है, सारे ये सारी चीज़ें जितनी भी है, ट्रांजैक्शन, कार्ड रीडर, रिसीट प्रिंटर, ऑडियो पोर्ट, कैसेट ऑप्शन, ये सब पुराने टाइम में ये चीज़ें यूज होती थी। अब तो डेबिट कार्ड ने बहुत इम्प्रूव कर लिया अपने आप को, हर जगह लगभग यूज होता है। तो ये आपने देखा होगा एटीएम मशीन, है ना, एटीएम मशीन कैसे काम करता है, कैसे आप डेबिट कार्ड डालते हो, तो उसमें यह देखो, सिग्नेच, कार्ड रीडर, रिसीट प्रिंटर, ऑडियो पोर्ट, कैसेट ऑप्शंस। अब तो लोग एटीएम भी बहुत कम यूज करते हैं, मतलब फिजिकल कैश किसी को चाहिए ही नहीं। हर जगह आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, तुरंत शॉपिंग करो, डेबिट कार्ड दे दो, वो स्वाइप कर लेगा। और जब भी आप एटीएम यूज़ करो तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखो कि आप पासवर्ड क्या डाल रहे हो, वो कोई तो नहीं देख रहा। आप इस तरीके से खड़े रहो कि जो बाहर जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, या फिर जो भी, मतलब आप नहीं जानते ना कि वो सब सही हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, तो आपने क्या कैश निकाला, कहाँ रखा, कितना आपने, ये सब अवॉइड करो कि कोई ना देख पाए। जैसे कि कई ऐसे लोग होते हैं जी, डेबिट एटीएम के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे, टिक 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 करके, बिल्कुल ऐसे किसी को अलाउ भी कर देते हैं कि हाँ भाई तू भी आ जा। इस तरीके से वहाँ फ्रॉड होने की ज़्यादा चांसेस है। फिर पासवर्ड छुपा के डालना, फिर सबके सामने ऐसे पैसे भी गिन रहे हैं, कैश कितना निकाल लिया, तो हाई फ्रॉड होने के चांसेस हैं, या फिर नुकसान पहुंचा सकता है कोई आपको। तो वहाँ पे इन सब का ध्यान रखो कि किसी को ये तक नहीं पता चलना चाहिए बंदे ने कैश निकाला भी है नहीं निकाला है। थोड़ी सी सिक्योरिटी अपने पास, क्योंकि यहाँ क्या है, फिजिकल वर्ल्ड में आ गए आप, कैश आ गया आपके पास एटीएम से निकल के। अब यहाँ पे फ्रॉड करने के लिए कोई जो छीना झपटी करने वाले लोग होते हैं, या कोई डरा धमका सकता है आपको, तो अपने आप को बचाने के लिए ये तरीके हैं। तो अब देखो, डेबिट मीन्स सब्सट्रैक्ट। डेबिट का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्ट, घटा देना, पैसे का जाना। तो मनी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिलायंट बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड मतलब जैसे आपने यूज किया तो मनी डेबिट हो जाता है। डेबिट कार्ड बना है डेबिट करने के लिए आपके अकाउंट को। आपने कभी स्टेटमेंट देखा होगा, डेबिट साइड जितने भी होते हैं ना, वो आपका पैसा निकला हुआ होता है। तो डेबिट कार्ड मतलब डेबिट कर दो अपने अकाउंट को। ठीक है, डेबिट कार्ड अलाउ ओनली द अमाउंट इन द बैंक अकाउंट टू बी स्पेंड टू प्रोवाइड अ क्विक ट्रांजेक्शन। भाई जितना पैसा है, ये मर्चेंट क्या है, मर्चेंट मतलब वो भी बिजनेस स्टोर जहाँ पे आप परचेज करोगे, शॉपिंग करोगे, जितना पैसा है उतने से ही क्विक ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ऑनलाइन डेबिट कार्ड यूजुअली यूज, मतलब वही, अब एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन पे हर कोई नहीं जाता,
जहाँ भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालो और पेमेंट हो जाएगी। पिन होता है उसका, डेबिट कार्ड का क्या होता है पिन, ये पिन बहुत सेफ्टी है, पासवर्ड जिसे बोलते हैं, वो सब ध्यान से। तो मेन एडवांटेजेस ऑफ डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का मेन एडवांटेज क्या है, देर इज नो नीड टू कैरी कैश, आपको कैश रखने की जरूरत नहीं है। इट इज क्विक एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड देन यूजिंग अ चेक, आपको किसी को चेक देने की भी जरूरत नहीं है। भाई जरूरत पड़ेगी डेबिट कार्ड उसको देंगे, अपना वो स्वाइप कर लेगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर विदड्रॉल कैश, कैश विदड्रॉ करने के लिए यूज होता है। इट होल्डर्स कैन हैव अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन इन हिज बैंक स्टेटमेंट व्हिच विल इनेबल हिम टू प्लान एंड कंट्रोल द एक्सपेंडिचर। आप कोशिश करो, आप जो भी खर्चे करते हो, अगर आपके बैंक में अकाउंट में पैसे हैं तो उससे आप निकाल निकाल के अगर करोगे तो आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करने का भी आइडिया लगेगा कि मैं कहाँ कहाँ ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ। इट कैन बी इशू टू एन इंडिविजुअल विदाउट असेसिंग क्रेडिट, और इसमें ना क्रेडिट कार्ड को इशू करने के लिए तो भैया देखेंगे तुम्हारी क्या सैलरी है, ये है वो है, लेकिन डेबिट कार्ड के लिए कुछ नहीं देखेंगे, आपके अकाउंट में बस पैसा होना चाहिए। ये वही चीज़ हो गई कि आपको जॉब करने के लिए बड़ी बड़ी डिग्री चाहिए, एक अच्छा नौकर बनने के लिए, एक अच्छी नौकरी करने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी डिग्री और बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई चाहिए, स्किल चाहिए, लेकिन एक बिजनेसमैन बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत है, मतलब हिम्मत की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, सपने देखने की जो पावर है, जो सपना, बड़े सपने देखने की जो चाहत है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोग 10-10 साल, 15-15 साल अपने जीवन के क्वालिटी टाइम लगा देते हैं पढ़ने लिखने के बीच में, पढ़ने लिखने के पीछे, कि एक अच्छा नौकर बनेंगे, एक अच्छी नौकरी मिलेगी। चलो, इट कैन बी इशू टू एन इंडिविजुअल। तो बिजनेस, जब आप कहीं नौकरी लेने जाओगे और प्रमोशन चाहिए, दूसरी ऑफिस में जाओगे तो आपको देखेंगे पढ़ाई की हिस्ट्री, कहाँ कहाँ इसने काम किया, कितना एक्सपीरियंस है, क्रेडिट वर्दीनेस। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड इशू करते टाइम चेक करेंगे कितना पैसा कमाता है, क्या है इस बंदे के ऊपर लायबिलिटी। लेकिन जब बैंक में पैसे हो, कोई किसी की हिम्मत नहीं पूछने के लिए आ जाए कि मैं कहाँ खर्च करूंगा, ठीक है। वही है तो बिजनेस और जॉब का कॉन्सेप्ट। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के क्या एडवांटेज, अब खुद ही बताओ यार। डिक्रीजिंग टेक्नोलॉजी कॉस्ट, कॉस्ट में कमी आ गई है, अब खर्चे नहीं होते ज़्यादा, टेक्नोलॉजी का खर्चा, इंटरनेट अब इतना फ्री होता जा रहा है ऑलमोस्ट, इतने सस्ते इंटरनेट अवेलेबल हो गए। हम्म तो टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम हो रही है, आज आपके मोबाइल में इंटरनेट है तभी तो आप ये सब कर पा रहे हो ट्रांजेक्शन, इवन ये क्लास भी देख पा रहे हो यार। एक टाइम था जब 2 GB पूरे महीने में देती थी कंपनियां, वो तो जियो ने आके एक रिवॉल्व या एक रिवोल्यूशन ला दिया इस इंडस्ट्री में। उसने, देखो क्या उसका टेक्निक था या क्या उसने सोचा कि मैं हर घर इंटरनेट पहुंचा दूंगा, और देखो आज सब जगह इंटरनेट है तो सबके हाथ में मोबाइल है ना। आ रही बात समझ में। तो एक बड़ी सोच का होना बहुत जरूरी है। नाउ रिड्यूस्ड ऑपरेशनल एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसको यूज करना, इसमें ट्रांजैक्शन करना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करना में बहुत कम पैसे लगते हैं। मुझे कहीं जाके कोई काम करना पड़ता था, बैंक जाऊंगा, ये जाऊंगा, अपना टाइम निकालूंगा, छुट्टी लूंगा अगर मैं ऑफिस भी जाता हूँ तो किसी और काम को रोकना पड़ेगा, वो सब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा तो रहा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं एक अच्छा टीचर हूँ, लेकिन जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने इंडस्ट्री में ऑब्जर्व किया है, जो अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करता हूँ, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किस वजह से, क्योंकि इंटरनेट है मेरे पास, टेक्नोलॉजी है, घर बैठ के आपको चीज़ें बता पा रहा हूँ। नहीं तो मैं क्या, मैं तो या तो अपनी पढ़ाई में लगता, पढ़ लेता तो अपनी जॉब करता, अगर जॉब में हूँ तो उसके बाद मैं कहाँ जाता, किसी कोचिंग सेंटर में जाने के लिए तो टाइम ही नहीं था। अब मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपना पैशन परस्यू कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लेन करना किसी को कोई चीज़, या फिर मुझे कोई चीज़ समझ में आ गई तो मेरे छोटे भाइयों को, बहनों को वो चीज़ समझ में आ जाए, ताकि जब वो कल हो के आगे बढ़ेंगे तो कोई बंदा हो जो उनको गाइड करे। गाइडेंस की तो ज़रूरत है, बाकी तो पोटेंशियल है ही आप लोगों के अंदर, आप लोग तो अच्छा करोगे ही अपनी लाइफ में, अपने करियर में। बस एक गाइड करने वाला बंदा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए वो, जो सही गलत बता सके, फिर बात ही क्या है, ठीक है।
तो वही चीज़ है, देखो बहुत अच्छा हो गया है ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल, लैपटॉप ये सब का आना। और आज तो लोग लैपटॉप तो चलो फिर भी अगर कॉस्टली है, मोबाइल तो हर कोई रखता ही है यार। ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑनलाइन कॉमर्स, ऑनलाइन कॉमर्स मतलब ऑनलाइन बिजनेस बढ़ गया है। आपको कोई सामान चाहिए, अमेजोन पे जाते हो, ऑर्डर कर देते हो। आपको कुछ पढ़ना है, जानना है, यूट्यूब करते हो, सर्च कर लेते हो, सीख लेते हो। आप देखो ना कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के फायदे हैं। नाउ प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब ये प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की कुछ दिक्कतें भी होंगी। तो देखो, द प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम स्पेशली एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक मनी। कई बार क्या होता है, ऐसे पैसे की ट्रांजेक्शन्स होती है या ऐसे लोग भी आपको फ्रॉड करने के पर्पज से इतनी चीज़ें भेजते हैं, मैसेज भेज देते हैं कि जिनको आप नहीं जानते। ठीक है ना। तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। देखो, प्रिवेंटिंग डबल स्पेंडिंग। कई बार आपने एक ट्रांजेक्शन कर लिया लेकिन आपको लगा ये हुआ नहीं और आपने दोबारा कर लिया, तो दो बार भी पेमेंट हो सकती है। कॉपिंग हो सकती है, मतलब स्पेंड कोई खर्चा दो बार भी किया जा सकता है, कि यहाँ पे बचना है। मेकिंग श्योर दैट नाइदर द कस्टमर नॉर द मर्चेंट कैन मेक ऑल अनऑथराइज्ड। ये भी ध्यान देना है कि मैं जिस बंदे को पे कर रहा हूँ वो गलत बंदा तो नहीं है, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हो रही है, सही चीज़ के पैसे मैं दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, सही बंदे को दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ। प्रिजर्विंग कस्टमर्स कॉन्फिडेंशियलिटी विदाउट अलाउिंग कस्टमर्स फ्रॉड। कस्टमर्स के डाटा को कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कस्टमर के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है, पेमेंट जिसको हम कर रहे हैं वो शेयर तो नहीं कर रहा है, या हमारे पास लॉगिन आईडी है, ये सब कोई और तो नहीं देख रहा है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा रिस्क रहेगा, रिस्क एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अब वही चीज़ है कि भाई जो ट्रेडिशनल तरीका था अब वो बदल गया इलेक्ट्रॉनिक में। तो अब इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जब हम आ गए हैं तो यहाँ फ्रॉड भी अलग लेवल के होंगे। आप पहले फेसबुक पे नहीं थे, आप पहले इंस्टाग्राम पे नहीं थे, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो कम चांसेस थे कि कोई आपको गलत चीज़ मोटिवेट कर दे, कोई आपको गलत चीज़ दिखा दे, या आप कुछ गलत चीज़ करो, कुछ गलत चीज़ सीखो, है ना। तो टेक्नोलॉजी या हर चीज़ के अपने फ़ायदे अपने नुकसान भी है। अगर ये सब चीज़ आ गया है, हर बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, अगर उसको हम सही इस्तेमाल करना नहीं सिखाएंगे तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी तो कर सकता है, अपनी लाइफ को भी तो बर्बाद कर सकता है, अपने आप को नुकसान भी तो, खुद को नुकसान भी तो पहुंचा सकता है, अपने घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी का अगर लाइफ पे इतना असर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे हम आ गए तो वहाँ भी कुछ रिस्क रहेंगे। ठीक है। और ये जो स्टॉक मार्केट में जो इतने सारे फ्रॉड पहले भी हुए हैं, ये सब, या फिर बैंकों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है, बंदा भाग जाता है देश के बाहर, वो सब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के रिस्क की वजह से ही तो है ये सब। ठीक है। तो पेपर चेक एज ए प्रेफर्ड मीन्स द पेपर पेमेंट इन द वर्ल्ड। जो पेपर चेक है वो क्या होता था, भाई पेपर दिख रहा है, हमने किसी को दे दिया, हो जाएगी पेमेंट। The volume growth of electronic payments and the wider array of payment vehicle now in common use has made managing the risk। अब तो ऐसी चीज़ें ना हो, किसी के साथ गलत ना हो जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग आ गई हैं जो इस पे काम कर रही है, जो ऐसे फ्रॉड को होने से रोकती है। अभी रिसेंटली एक बंदे के साथ फ्रॉड हो गया, मुझे पता चला कि उसने कोई चीज़ कोरियर किया है अपने बच्चे को। अब वो कोरियर पहुंचा नहीं उसके पास, उसने कोरियर वाले को फ़ोन किया कि भाई मेरा मेरा ये कोरियर पहुंचा नहीं, तो कोरियर वाले ने बोला कि भाई ऐसा है, आपको ना दोबारा पेमेंट करनी होगी, आपकी पिछली पेमेंट गलत हो गई थी। तो पेमेंट उसने कर दिया, फिर भी बोल रहा है कि ठीक है कल पहुंच जाएगा। जब कल भी नहीं पहुंचा, दोबारा उसके दूसरे तीसरे नंबर पे कॉल किया तो बोलता है एक काम करो यार, आपकी ना पेमेंट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करो और पेमेंट कर देना। उसने लिंक भेजा और वो गलत बंदा था। जैसे उसने लिंक क्लिक किया उसके अकाउंट से डेबिट के मैसेजेस आने लग गए। तो फ्रॉड भी तो है, ये रिस्क ही तो है।
तो देखो, द नोशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट इज क्लियरली इनसफिशिएंट एंड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। मतलब इसमें ना आपको ये टेक्निकल वर्ड्स नहीं लिखने, बस इसमें आप इतना याद रखो कि यार रिस्क तो रहता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में। अब वो किस टाइप के रिस्क है वो आप यहाँ से देखो। ऑपरेशनल रिस्क, मिसयूज हो सकता है, डाटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है, भरोसा कम हो सकता है, ट्रांजैक्शन करने में कोई गलती हो सकती है, तो ऑपरेशनल रिस्क है। नाउ क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉनिकली बिल प्रोग्राम में चले गए, पेमेंट हो गई, अब ये कोई पैसा देगा नहीं देगा, बिल जनरेट हो गया, पैसा देगा नहीं देगा, है ना। या फिर हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने में हमसे गलती हो गई, काउंटर पार्टी जो है उसको पैसा भी चला गया फिर भी मना कर रहा है, तो एक क्रेडिट रिस्क रहेगा। लीगल रिस्क रहेगा कि मैं सही बंदे को पैसा दे रहा हूँ, सही तरीके से दे रहा हूँ, किसी गलत जगह तो पैसा नहीं जा रहा है। मेरे पास क्या लीगल राइट रहेगा अगर मेरे से फ्रॉड हो जाए तो, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड करने वाला कहीं और बैठा है, हम उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और उस जहाँ वो कर रहा है बैठ के फ्रॉड, वहाँ पे जाके मैं उसके खिलाफ केस कर दूँ, ये भी बहुत मुश्किल है। वहाँ के लीगल सर्कमस्टांसेस अलग होगी, वहाँ का सिचुएशन अलग होगा, तो ये लीगल रिस्क भी रहेगा। तो एक काम करते हैं, आगे की चीज़ को पढ़ते हैं यार अपने नेक्स्ट लेक्चर में ना, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क तो हमने देख लिया, ऑपरेशनल रिस्क है ना, लीगल रिस्क है, कॉन्फिडेंशियल रिस्क जो भी है। अब उस सारे रिस्क को मैनेज कैसे करना है वो हमें देखना है, रिस्क है तो मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे की चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे। बाय बाय, टेक केयर।